दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं जिस तरह से पिछले अगर कुछ समय की बात करें, लगातार ऐसे समाचार सामने आ रहे हैं जिसमें नफरत और घृणा का जो वातावरण है, कुछ एक तरह से कुछ लोग माहौल को ऐसा बढ़ा रहे हैं, जिसमें देश के सद्भाव पे, देश के भाईचारे पे बड़ा एक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। और ऐसी घटनाएं क्रिसमस पे खास तौर से हमने देखी देश के कुछ अलग-अलग विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। जहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले जो ग्रुप थे, समूह थे, उन पे कुछ लोगों ने जाके उनके त्योहार को अपने उसमें जो नफ़रत की विचारधारा के द्वारा उसे दूषित करने का प्रयास किया। तोड़-फोड़ की वहाँ पे, उनके आयोजन में खलल डाला और ऐसे एक तमाम तरह के किस्से, कहानियाँ लगातार विभिन्न स्तर पर देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रदेशों से इस तरह के समाचार लगातार आते रहते हैं कि किस तरह से जो नफ़रती विचारधारा है, जो घृणा से पोषित विचारधारा है, वह लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और लगातार अपने से असहमत विचार को या अपने से दूसरे संप्रदाय के लोगों को उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिरकार नफ़रत की जो विचारधारा, नफ़रत की जो मानसिकता है, ये जिसकी जो आँधी है, ये देश को कहाँ ले जाएगी? क्या देश के भाव सद्भाव का जो एक बड़ी विरासत रही है देश के पूरे अगर सामाजिक सरोकारों को देखें, सामाजिक सिस्टम को देखें, जो भाईचारे की विरासत रही है, उस पे क्या बड़ा खतरा है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ प्रफुल्ल खोरखा जुड़े हैं कोलकाता से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की जो नफ़रती विचार हैं, इसे लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, हम देखते हैं विभिन्न इस तरह की घटनाएँ सामने आती हैं, जिसमें अपने से असहमत विचार को या दूसरे संप्रदाय के प्रति जो नफ़रत है, जो घृणा है, उसको दर्शाने में मतलब उसका कहीं न संकोच नहीं है, ना कोई इन्हें किसी बात का डर, भय ऐसे वर्ग को है। वह लगातार इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, जिससे नफ़रत और बढ़े, जिससे आपसी अलगाव बढ़े, जिससे आपसी एक मतलब एक जो परस्पर एक सद्भाव का जो विचार था, जो माहौल था, उसको ठेस पहुँचे। इस तरह के समूह हैं, जो लगातार कहीं न कहीं अपनी आमद दर्ज कराते रहते हैं। अगर इस तरह की संख्या बढ़ती है, इस तरह के घृणित विचार लगातार बढ़ते हैं, इससे देश के भाईचारे को क्या खतरा होगा बड़ा? और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्या इससे भारत की छवि को नुकसान पहुँचेगा? क्या लगता है आपको? हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। एक अंतराल के बाद आपसे फिर जुड़ने का मौका मिला। हाँ, जी भाई साहब। और कुछ व्यस्तताएं आपकी रही होंगी, कुछ जी, जी, मेरी रही व्यस्त रहे होंगी। कुछ। जी, बिल्कुल। एनीवे, तो मामला यह है कि देखिए, इस बीच में तो काफी कुछ पानी बह गया है और नफरती माहौल पूरा फैल गया है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ने की बात है, वह तो दिखने लगा है। वह कोई छिपी हुई बात नहीं है और ना वो कोई आशंका के स्तर पर है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो तो घट चुका है, घट रहा है। दुनिया के अखबारों ने जिस प्रकार से हमारे देश को, हमारे धर्म को भी एक्सट्रीमिस्ट बताया, अतिवादी बताया, और उसका दूसरा ही रूप है आतंकवादी। एक्सट्रीमिस्ट कहने का मतलब ये है कि अतिवाद कहने का मतलब ये है कि अब आतंकवाद की ही एक डिग्री है, लोअर डिग्री है, या जो भी हो। और सबसे मुसीबत बात यह है कि ये सब जो माइनॉरिटीज के साथ जो होता था, अल्पसंख्यकों के साथ जो होता था, उसमें हालांकि ईसाइयों पर भी आक्रमण काफी बढ़े हैं, लेकिन इधर पूजा के दिन में, उनके जो पर्व त्योहार के दिन में जिस प्रकार के हमले उनके ऊपर हुए, उससे पूरी दुनिया को चिंता हुई। बड़े दिन को केंद्र में करके जिस ढंग से सांता के साथ और तमाम तरह की चीजों को किया गया, चर्चों में तोड़फोड़, अराजकता की स्थिति पैदा की गई, इससे पूरी दुनिया को चिंता हुई। और कोई एक जगह नहीं हुआ है, कई जगहों पर हुआ है। और ये कारण नहीं हो सकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर का या किसी गलतफहमी से उत्पन्न घटना नहीं है, बल्कि यह जानबूझ के किया गया है। नहीं तो कैसे एक साथ सब हो जाता। एक प्री प्लान्ड है, और न सिर्फ दुष्कृतियों जो है उनका दुस्साहस का एक कारनामा प्री प्लान्ड है, बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं की खामोशी भी प्री प्लान लगता है। वे कहीं भी उस ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। और तब अगर कुछ लोग ये कहने लगते हैं नेशनली, इंटरनेशनली, या न भी कहे तो मानने लगते हैं कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो इसमें हम जैसे लोगों के पास कोई जवाब रहता है कि कह सकें कि नहीं, हमारी सरकार, हमारे तंत्र से इसको समर्थन नहीं हासिल है, या कुछ लोगों का अपनी नासमझी है, ऐसा कहने का हमारे पास कोई तार्किक आधार नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि हम एक भयानक स्थिति में है और सरकार इस पर कोई
रोकने लगाती है तो और भयानक है। लेकिन जब सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूरा देखें, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही संवैधानिक दायरों के तहत और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत सत्ता में आई है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठन, उसका विकास वो लगभग संविधान के विरुद्ध चलते हुए ही हुआ है। और ये मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि इन लोगों ने शुरू में ही दुश्मनों को चिन्हित किया था। भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी पार्टी है, मैं कहता हूँ, क्योंकि ठीक पहले आम चुनाव के ठीक पहले इनका गठन हुआ था। लेकिन आरएसएस ने जब बंच ऑफ थॉट और तमाम जगहों पर उनकी जो मानसिकता है, वो तो दुश्मन को चिन्हित कर चुके हैं, जिसमें ईसाई उनके दुश्मन है, मुसलमान उनके दुश्मन है, कम्युनिस्ट उनके दुश्मन है। लेकिन उन्होंने दोस्त को चिन्हित नहीं किया कि उनके दोस्त कौन है। और ये तीनों, जो इस्लाम माने मुसलमान, ये धर्म का मामला है, क्रिश्चियन धर्म का मामला है, लेकिन कम्युनिस्ट धर्म का मामला नहीं, एक राजनीतिक पैटर्न या एक राज व्यवस्था के दर्शन का मामला है। और कोई ना कोई जो मानव मूल्य होते हैं जिनकी हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक वामपंथी रुझान स्वाभाविक रूप से होता है। स्वाभाविक रूप से वो उसका रुझान वामपंथी होता है, जो कोई मनुष्य के पक्ष में चलता है। और लोकतंत्र का तो खासकर आप जानते हैं कि वामपंथी जो ये नामकरण हुआ है, आपके श्रोताओं को मालूम होगा या कुछ को नहीं भी मालूम हो सकता है। आप जानते हैं वामपंथी कौन कहलाते हैं और क्यों कहलाते हैं? राइटिस्ट क्यों होता है, क्यों कहलाते हैं? आपको पता होगा, लेकिन आपके जो श्रोता लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसका सीधा संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे है। और उसमें जो जनता के पक्षधर लोग थे वो बाएं तरफ बैठते थे, और जो राज पक्ष के लोग थे जो पुरानी चीजों को मानते थे और अपनी व्यवस्था को लागू रखना चाहते थे, जो ईश्वर के नाम पर सब कुछ करना चाहते थे, उनके बैठने की व्यवस्था दाहिने तरफ थी उनके संसद में, उनके जो विचार कक्ष थे उसमें, प्रणाली में। तो वहीं से वो वामपंथी कहलाना शुरू हुए, तो आज तक वामपंथी कहलाती है। यानी वामपंथी कहलाने का मतलब ही यह है कि आप लोक में विश्वास करते हैं, आप मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था में विश्वास करते हैं और आपको इसके लिए काम करना है। आप तार्किकता में विश्वास करते हैं, आप सिर्फ आस्था से संचालित नहीं होते हैं, जबकि जो दक्षिणपंथी होते हैं वो सिर्फ आस्था से संचालित होते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ईश्वरीय न्याय का विश्वास है। लेकिन जो वामपंथी हैं वो जानते हैं कि हमको मनुष्य के न्याय की जरूरत है, हम मनुष्य हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो इन तमाम नफरती माहौल को जिस ढंग से फैला रहे हैं। नफरत किसके प्रति है? नफरत का कोई ऐसे कारणों पर नफरत है जिन कारणों के को बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। अगर कोई मुसलमान है तो उसके मुसलमान होने में उसका क्या योगदान है? माता पिता जिसके यहाँ पैदा होता है, उनके जो धर्म होते हैं वही उनका धर्म होता है। या अगर उसने ग्रहण भी किया है तो ये हमारा संवैधानिक दायरे में है, तो ग्रहण किया है तो किया है। किसी धर्म विशेष का पालन करने वाला, किसी धर्म विशेष को मानने वाला आदमी घृणा का पात्र कैसे हो सकता है? या किसी राजनीतिक विचारधारा को, हाँ, उस विचारधारा के तहत, उस धर्म के तहत रहते हुए अगर ऐसा कुछ करता है जो मनुष्यता का विरोधी है, तो ठीक है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह सुबह चर्च जाते हैं, वहां संवाद करते हैं, और उनके दल के लोग इस तरह की बात है तो प्रधानमंत्री सरकार की तरफ का एक ऑप्टिक्स देते हैं, दूसरा उनके दल के जो लोग हैं वो करते रहते हैं, उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे अदालत में केस चल रहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर इस नफरत की आंधी को देखना ठीक नहीं होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि बलात्कारियों के पक्ष में भी कुछ महिलाएं खड़ी हो सकती हैं। उन्नाव रेप पीड़िता जब अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रही हैं, उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है, तो प्रदर्शन, उसके विरोध में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के विरोध में प्रदर्शन करते हुए उनका बलात्कारी का समर्थन करने वाली महिलाएं भी आगे आ गई।
तो उनको कोई भेजा होगा ना, सामान्य, ये सामान्य घटना नहीं दिखती है। उनका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास न्यायालय है। आपको न्यायालय के संज्ञान पर भी भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि न्यायालय को हम भीड़ के द्वारा प्रभावित कर ले जाते हैं। तो ये देखिए कि क्या तमाम, वो भी तो हिंदू है ना, जो भी उनका नाम है, ऐसा नहीं कि वो हिंदू नहीं है। एक प्रसंग ये हो गया। अभी उत्तराखंड में जिस प्रकार से त्रिपुरा के छात्रों के साथ जिनका जानलेवा हमला हुआ, जो घटनाएं हुई, बार बार उसकी चर्चा करें, तो जो भेदभाव दिख रहा है, तो भौगोलिक भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये किसकी सहमति इनको चाहिए? जो जरा भी इनसे असहमत दिखता है या नहीं वाली बात नहीं है, जो कोई भी लगता है कि इनसे असहमत है, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके ऊपर लोगों को भिड़ा देते हैं। ये ठीक है कि सब कुछ ऊपर के स्तर से नहीं होता है, सब कुछ के लिए अकेला एक आदमी को या 2 आदमी जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जो लोग ये करते हुए जिम्मेवार है, उनकी जिम्मेदारी तय करना और उसको रोकना तो सरकार का काम है। सरकार सिर्फ उपदेश और अच्छी अच्छी बातों को रखना, उसके लिए लोग हैं, उसके लिए हमारे दार्शनिक हैं, उसके लिए हमारे दूसरे लोग हैं जो अच्छी बातें रखते हैं। लेकिन आप जब शासन में है तो शासन का काम कविता कहानी जैसी अच्छी शब्दावलियां और अच्छे भाषण करना नहीं है, बल्कि अच्छा अनुशासन देना है, उन अधिकारियों को तैनात करना है। लेकिन कोई अधिकारी जो इसमें कोताही बरतते हैं उस पर एक्शन लेना है, तो इस तरह की घटना होगी भाई। 4 बार ये घटना रुक जाए, एक बार अगर प्रशासन कड़ा हो जाए, तो जाहिर है कि कोई इस तरह की आंधी या भ्रष्टाचार या जिसको बोलते हैं कि नफरत की बात तो कर रहे हैं। आंधी का तो फिर भी अपना एक प्राकृतिक कारण होता है, लेकिन इस नफरत का कोई कारण नहीं है। ये चाहते हैं कि सिर्फ इस सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। इतना ही नहीं, गरीबों से घृणा। आपका देखिए, आप जिस ढंग से मनरेगा को विचलित कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, या उसके बदले में नई व्यवस्था की गई, उसके पीछे क्या है? आप सब कुछ नाम बदल देने से, उसको नया करने से, इसको मिशन से जोड़ रहे हैं। आप अगर उससे ज्यादा ही देना चाहते हैं तो उसी में प्रावधान कर सकते थे, उसी को बदलना चाहते तो एक्ट को बदल के मिशन कर देना कहाँ की अच्छी बात है। पूरी की पूरी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई, यानी उसका बहुत बड़ा भाग उस पर टिका हुआ था। उसके मैकेनिज्म को आप देखेंगे तो जिस प्रकार उसमें चेक एंड बैलेंस रखा गया था, वही इनको दिक्कत है। आप जानते होंगे नरेगा सॉफ्ट बोल के एक सॉफ्टवेयर उसमें है, लोग पेमेंट वगैरह सिस्टम से करते हैं। पीएफएमएस जो होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट होता है उनका। और नरेगा सॉफ्ट उस पर पूरी नजर रखती है, डिजिटली नजर रखती है कि कहाँ क्या हो रहा है, पेमेंट गया नहीं गया। उसमें यह तक है कि अगर आपको विलंब होता है 15 उचित कारणों से 15 दिन से ज्यादा, तो उसमें वो कैलकुलेट करता है नरेगा सॉफ्ट जो है मुआवजा सर्टेन परसेंट, उसके है प्रावधान है। निटी में क्या जाना, निटी जिनको जानना होगा वो तो अलग से उस पर जब नरेगा के सिस्टम पर बात होगी तब होगी। लेकिन जो सिस्टम थी वो सिस्टम लगभग फुल प्रूफ थी। हाँ, उस पर बाहर से बेईमानी नहीं की जा सकती, बेईमानी करने वाला तो कहीं भी कर लेगा बेईमानी, लेकिन वो बेईमानी सिस्टम का अपना नहीं था, वो मनुष्य ने उसको बेईमानी करने के लिए जहां पर प्रभावित किया होगा वो हुआ होगा। तो ऐसा हो रहा है। मशीन का देखिए तकनीकी युग में एसआईआर को लेकर क्या हो रहा है, जिस देश में करोड़ों लोगों के नाम कट रहे हों प्लस माइनस होकर के, कोई रीजन दे रहा है, ऐसा नहीं कि कोई रीजन आ रहा हो, स्वाभाविक कारणों से तो नाम कटेंगे। जिनका देहांत हो जाएगा उनका नाम कटेगा, जिनका जो नए आएंगे लोग उनका नाम जुड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि देश की आबादी बढ़ती जाए और मतदाताओं की संख्या घटती जाए? ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पहले बहुत सारे लोग जो थे जो मतदाता होने के काबिल नहीं थे, वे मतदाता हो गए, उनके नाम पर वोट पड़ गया।
पिछली बार आप देखिए कि जैसे बंगाल में मान लीजिए पिछली बार जो वोट हुआ था आपका लगभग 83-84% वोट हुआ था, और कुछ वो हुआ आपका 2002-03 के बेस्ट ईयर की बात अगर पकड़े तो उस साल जितने मतदाता थे अभी जितने छट रहे हैं, तो उसमें ये लगता है उत्तर प्रदेश में कई जाने माने लोगों के नाम कटे हैं। अभी एक आपके हमारे दोनों के मित्र हैं, उनका भी नाम, परिवार का भी नाम हट गया, सुना मैंने, तो अपने तरफ से कुछ कर रहे हैं। यहाँ नाम लेना ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है अपना नाम बताने के लिए, लेकिन सूचना है। तो ऐसे लोग जो वर्षों से काम कर रहे हैं अपने इलाके में ही हैं, उनका नाम कट जाता है। बल्कि यहाँ तो ऐसा भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में तो अभी SIR को लेकर के कुछ हियरिंग चल रही है, तो उस हियरिंग में बहुत बुजुर्ग लोगों को ही बुलाया गया है। भाई 2003 को अगर आप बेस माने तो 22 साल हुआ। कोई जहां नौकरी करता था किसी दूसरे राज्य में था, वहां उसका वोटर लिस्ट में नाम था, फिर उसने नाम बदलवा के वो यहाँ आया, इतना रिटायर किया, 60 साल में रिटायर किया होगा उस साल, तो अभी उसका उम्र 80 साल हो गया है। तो 75-80 साल के 90 साल के लोगों को आप बोल रहे हैं कि वहां का ले आइए। अब वो कहाँ था, अब वहां जाकर के वो रेफरेंस लाए, कहाँ से लाए? वहां से आया, फॉर्म भरा, यहाँ उसने अपना फॉर्म बनाया, उसका नाम शामिल हो गया। तो नहीं, इससे नहीं होगा, आपको तब का लाना होगा। उनकी हियरिंग हो रही है। अच्छा, हियरिंग यहाँ तो यह भी देखा गया कि हियरिंग हो रही है तो वो तो उनको बुला रहे हैं, लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं और फिर उनको समय भी लग रहा है। आप वोट डालने के लिए आप बोलते हैं घर से वोट संग्रह हो जाएगा, पोस्टल बैलेट हो जाएगा, लेकिन उनकी हियरिंग उनके घर पर जाकर नहीं कर सकते। और उतना भी छोड़ दीजिए, उनको सब मैंने कई फ्लोर चढ़ना पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मुझे नहीं मालूम सब जगह क्या स्थिति है, लेकिन इस तरह की खबरें हैं कि वो बहुमंजिले मकान में केंद्र बनाया गया। हो सकता है बहुत ऊंची तल्ले पर ना हो, ग्राउंड फ्लोर के जस्ट G+ पर ही, G+1 2 पर ही हो, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, भयानक स्थिति है। वो मंदिर की राजनीति, मस्जिद की राजनीति, तो हमारा देश क्या ऐसी चलेगा? अभी फिर दुर्गा फिर मंदिर खोले जा रहे हैं, तमाम जगहों पर नए नए शिलान्यास हो रहे। तो ये कौन सा रोजगार है, कौन सी बात है? देश कैसे आगे बढ़ेगा? और देखिए कि आप बांग्लादेश में हमारी क्या स्थिति है। बांग्लादेश को लेकर के एक अलग तरह की सनसनी यहाँ पर फैल रही है। तो गृह मंत्री का शायद बंगाल दौरा भी है। अब यहाँ एक अलग सनसनी है, मैंने बांग्लादेश में हिंदू मारे गए हैं, नहीं मार लेना चाहिए, हर किसी को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसा वातावरण अगर हम बना रहे हैं, हम अपना नैतिक अधिकार खो देंगे ना। यहाँ अगर हम अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अच्छे व्यवहार की मांग कैसे कर सकते हैं? और पूरी दुनिया में डायस्पोरा परेशान है, उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ऐसी बात है, ऐसी रिपोर्ट है कि वहां की सरकार उन्हें सह नहीं दे रही है, लेकिन वहां की सरकारें अपने देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकती भी नहीं है। तो अब क्या कहें कि हम किस माहौल में जी रहे, किसका हवाला दें? जो त्रिपुरा का छात्र अपने ही देश में उत्तराखंड में जाकर के मारा जाता है, यहाँ का छात्र वहां का छात्र, तो इससे एक प्रकार की जो घृणा फैल रही है। और मैं आपको बताऊं, जो कि हम लोग एक कार्यक्रम हिंदी में कर रहे हैं, ये सारा का सारा दोष हिंदी भाषी क्षेत्र पर, हिंदी भाषी लोगों पर डाला जा रहा है, क्योंकि ये दो सज्जन हिंदी बोलते हैं, हिंदी में वोट मांगते हैं, हिंदी में जुमला छोड़ते हैं। तो जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें सावधान होना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि हमारी भाषा का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भाषा सबकी होती है। और दूसरी बात यह है कि भाषा के आधार पर हम किसी भाव भेद में नहीं जाना चाहेंगे।
धर्म के आधार पर तो चल ही रहा है, क्षेत्र के आधार पर भी चल निकला, और अब भाषा के आधार पर भी निकल रहा है। भाषा संवेदनशील मामला है, पहले भी निकल चुका है, और अगर यह भी निकल जाएगा तो कुल मिलाकर के इस नफरती माहौल ने भारत की पूरी संरचना पर चोट करके रखी है। पूरे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ममोड़ा जा रहा है। तो इसका जो भारत के मालिक है, भारत के मालिक तो जनता है, लेकिन जनता ही अगर आंख मूंद रहे, जनता ही अगर इन चिन्हों को नहीं पहचाने, ये ठीक है कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि सभी एक जैसे हैं। सभी एक जैसे लगते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं है, और वो भी तो आप फिर बदल के देखिए ना। अगर एक जैसे ही हैं तो फिर यहीं पर क्यों टिके हुए हैं? फिर पलट के दूसरे विकल्पों पर सोचना चाहिए ना। मैंने जो संभावना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, किसी को वो प्रेरित करने का इरादा नहीं है हमारा। हमारा इरादा विकल्पों की तरफ सोचने का है। अब बताइए क्या हो सकता है कि आपने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, वहां गमले लगाए, और लोगों ने इस प्रेरणा ली कि गमला लेकर भाग गए, जैसे अंधेरा हुआ। तो ये कैसी प्रेरणा स्थल है और कैसी प्रेरणा मिल रही है भाई? तो ये सब क्या माहौल है? आपने कहा उस पर किसी को यकीन नहीं, आप जो दिखा रहे हैं उस पर किसी को यकीन नहीं है। लोग ऐसा कैसे हो सकते हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को देख करके लोगों के मन में यही आया, जो मुफ्त माल हाथ आए तो क्या बुरा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री से, क्या दीनदयाल उपाध्याय के जीवन का यही संदेश है कि गमला उड़ाओ? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं कि ऐसा जिन लोगों ने किया है उन पर कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, कोई बयान तो नहीं आया। ये सब घटना छोटी और बड़ी नहीं होती है, हमारी प्रवृत्तियों को सूचित करती है। और ये नफरती माहौल में यही होता है। नफरती माहौल में देखिए, प्रेम और नफरत में क्या अंतर है पता है? श्रोता लोगों को पूछिएगा। प्रेम में कुछ भी अधेय नहीं होता है। प्रेम में जब हम किसी को कुछ देते हैं तो दे करके हम भर जाते हैं, खाली नहीं होते हैं। प्रेम हमें रिक्त नहीं करता है। लेकिन नफरत में हम लेकर भी रिक्त हो जाते हैं। अगर हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो जिसकी कीमत बहुत बड़ी कीमत, मनुष्यता खो के हासिल करते हैं। प्रेम में देने की भावना जगती है, नफरत में छीन लेने की, स्नैचिंग। तो अगर माहौल नफरती है, नफरती का माहौल खाली सिर्फ गाली गलौज नहीं है। हमने किसी को गाली गलौज नहीं दिया, लेकिन अगर हमको किसी से कुछ छीन लेने का, अपने हक से, अपने अधिकार से, अपनी औकात से आगे जाकर के कुछ हासिल करने का लालच मेरे मन में बसा हुआ है, तो ये मान लीजिए कि नफरती स्वभाव हमारे अंदर काम कर रहा है। और अगर हमारे पास एक रोटी है और आधा रोटी साझा करने का साहस बचा हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा स्वभाव प्रेमी है। तो नफरती आंधी का बहुत सारा असर है, बहुत सारा लक्षण है। हर कोई को हम अपना अपना पहचान है ना, कि हम में नफरत का अधिक जज्बा है या मोहब्बत का अधिक जज्बा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बहुत ही विस्तार से आपने पूरे विषय को समझाया भी है, बताया भी है। अच्छा, अगर पूरा जैसे अपने नफरती माहौल के बारे में बड़ा परिभाषित भी किया उसको, ये जो पूरी मानसिकता है, हम देखते हैं कि अगर कोई घटना एक घटती है कहीं भी, तो उसके मतलब एकदम से दूसरी घटना भी सामने आती है, और दूसरी घटना करने वाले जो समूह है, ग्रुप है, वह उससे कहीं ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करता है। तो ये जो मानसिकता है कि मैं ज्यादा बड़ी एक नफरत का प्रसार करूं, मैं ज्यादा कुछ ऐसा घटना करूं कि वो ज्यादा और ज्यादा चर्चा में आए। तो एक ये भी हम देख रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं ये भी सोच बड़ी बढ़ रही है आगे, कि हम ऐसा कुछ करें जो ज्यादा पिछली घटना से कुछ ज्यादा चर्चा में आ जाए। मतलब इस तरह की जो मानसिकता है, ये लगातार जो बढ़ रही है। और जैसा आपने कहा, डायस्पोरा जो दुनिया भर में भारत के जो लोग रह रहे हैं, बाहर दुनिया भर के अंदर भारत के लोगों ने अपनी अपनी जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, और वह भी अपने त्योहार मनाते हैं दूसरे देशों में,
चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उनके वहाँ मंदिर भी हैं, अपना त्योहार भी वह मनाते हैं। तो इस तरह की क्या घटनाओं से वहाँ भी कहीं न कहीं एक माहौल ऐसा बनता है कि उन्हें भी लगता है कि अगर इस तरह की घटनाएँ कि यहाँ के लोग भी करने लगे उनके प्रति, दुष्प्रचार करने लगे उनके प्रति, तो ये तो एक बड़ा विषय बन जाएगा, गंभीर विषय बन जाएगा। देश कैसे सँभालेगा इस चीज़ को पूरा? क्या लगता है? देखिए, अभी जो आपने ये चर्चा की कि उनको अधिक बड़ी घटना आ जाती है, सवाल यह है कि समाज में दो नियम काम करते हैं मनुष्य के मन में भी। एक का नाम है दंड, एक का नाम है पुरस्कार। तो जिस काम को पुरस्कार किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, अच्छा माना जाता है, जिस काम से लोगों को शक्ति मिलती है, उस काम को लोग करने लगते हैं। समाज अपने जो आज अच्छाई के रास्ते पर है, सच्चाई के रास्ते की बात बोलते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, उन्हें तो दंडित किया जा रहा है। शासन उनको कड़ी निगाह से देखता है। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, विरोधी काम कर रहे हैं, जिसमें उनको शक्ति है, वो अगर पुरस्कृत होते हैं तो जाहिर है कि लोगों की प्रवृत्ति उधर होगी। तुलसीदास ने कहा कि सुधा सराही अमरता करल सराही मीच। भाई अमृत में तो उसी की सराहना होगी ना, होती है, लेकिन जब जहर की बात आएगी तो जिस जहर को छूने मात्र से आदमी मर जाए उसी को अच्छा माना जाएगा। तो नफरत के अलग अलग और विकसित संस्करण सब सामने लाते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, किस बिना पर किस तरह से बेल दे दिया जाता है कितने लोगों को। हमारे बहुत सारे लोग, नाम न लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे अलग अलग केस में सालों बंद रहे, एक स्ट्रॉ मांगने के चक्कर में नहीं मिला उनको और दम तोड़ दिया। और इन लोगों को, बलात्कारी हत्यारों को न सिर्फ बेल मिलता है, पैरोल मिलता है, फरलो मिलता है, लोग बाहर घूमते रहते हैं। तो कौन सी न्याय व्यवस्था में है कि इतना तकनीकी न्याय व्यवस्था हमारी हो गई है कि और उनको यह भी पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें क्या माहौल बनेगा। माहौल तो बहुत खतरनाक बन रहा है, बन चुका है। इन सबों का जवाब यही है कि जो आदमी का जो बेसिक कैरेक्टर है, इसमें किसी आदमी के बड़े छोटे की बात नहीं है। आपके मन में जो कोई नफरत है उसको हम दूर करें, उसको हम निष्क्रिय करें। मेरे मन में भी अगर नफरत है उसको आप निष्क्रिय करें, यही समाज है। लेकिन आप हमारी नफरत को बढ़ाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, मैं आपकी नफरत को समर्थन देता हूं, तो कहां से नफरत खत्म होगा। इसीलिए नफरत बढ़ रहा है। इसलिए नफरत को, क्योंकि हम उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, उन्हें महत्व दे रहे हैं, तो लग रहा है कि यही काम अच्छा है, वो कर रहे हैं। तब क्या कीजिएगा इसमें जो। देखिए शासन के कैरेक्टर पर मैंने पहले भी कहा है कि राजनीतिक गुणवत्ता पर बहुत सारी गुणवत्ताओं को निर्भर करना पड़ जाता है। हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका असर होता है। और सारे के सारे मामले को अगर एक तरफ से ही देखा जाए, बाकी को खारिज कर दिया जाए, एक आयामी देखा जाए, तो क्या होगा। उस संगठन में किसी के मुंह में, जुबान में बात नहीं आती है जो कह सके कि नहीं ये गलत हो रहा है। अब क्या कोई समझ सकता है कि जितनी आबादी है उससे हम निस्तार पर, आज अगर ये मामला इस पर खाली हिंदू रह जाए तो आपस में लड़ पड़ेंगे, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी क्या। निश्चित रूप से लड़ाई होगी। आप आजादी के समय में भाग नहीं लिया आपने, और आजादी की जिस लड़ाई को आप हार चुके हैं उस लड़ाई को आप फिर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम चीजों को पलट रहे हैं, उसको व्यवस्था बदल रहे हैं। आपको उस तमाम चीजों से कहीं कोई आपको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं। इसलिए देखिए कि अब ये लोगों के ऊपर में है कि लोग किस तरह से इस बात को लेते हैं। क्योंकि देखिए देश तो जनता का है, जनता इसकी मालिक है, लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन अगर यह भी सच है कि लोग को जिस प्रकार से मोटिवेट नहीं, दुनिया में सभी जगह मनुष्य हैं, चाहे चीन हो, रूस हो, लेकिन वहां के लोग भी ये नहीं करते हैं अपने शासन का। हमें चाहिए क्या, भारत वैसा नहीं है जैसा रूस है, जैसा चीन है।
है कि उनके आधुनिक समय में उनकी राज व्यवस्था का संगठन ही भिन्न तरीके से हुआ। लेकिन हमारा देश उस तरीके से नहीं हुआ था। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो मध्यम निकाय पर चलती थी, मध्यम मार्ग पर चलती थी। हमारे यहाँ अति किसी का हो स्वीकृत नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। हमने कभी अति को लाइक नहीं किया। हमने शास्त्रों में कहा गया अति सर्वत्र वर्जित। तो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, वामपंथी अति भी स्वीकृत नहीं है, दक्षिणपंथी अति भी स्वीकृत नहीं है। मामला सिर्फ ये था कि लेफ्ट सेंटर की पार्टी हो या राइट सेंटर की पार्टी हो, इससे थोड़े से रुझान के लिए जगह है। आप वाम रुझान आप में हो तो जगह है, दक्षिण रुझान हो तो जगह है, लेकिन न वाम प्रस्थान के लिए जगह है, न वाम दक्षिण प्रस्थान के लिए जगह है। हमारे संविधान को आप दक्षिण की दिशा में रुझान तो रख सकते हैं, प्रस्थान नहीं कर सकते हैं। वो मध्यम मार्ग पर है। न्याय का मार्ग ही मध्यम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग का होने का मतलब ये नहीं कि आप अन्याय, मध्यम मार्ग होने का मतलब ये है कि संतुलन, समावेशी और जिसका जो हक है संविधान के द्वारा परिभाषित है या जीवन के द्वारा परिभाषित है, नैतिक मूल्यों के द्वारा समर्थित है, वो उसको हासिल हो। बीच में रहने का मतलब यह नहीं है कि वो किसी तरफ नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिना पेंदी का लोटा है। बीच में रहने का मतलब यह है वो किसी भी तरह के आकर्षण से, बाहरी आकर्षण से मुक्त है। पक्षपात नहीं है, उसमें भेदभाव नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो न्याय करेगा। तो हमारे देश में अभी जो स्थिति है पूरी दुनिया में है कि जो दक्षिण, अति दक्षिण की तरफ झुकान है। और आप बोल रहे थे विदेशों में क्या असर पड़ेगा। भाई विदेश के तो अति दक्षिण पर संस्थाएं हमारे यहाँ के लोगों की आलोचना कर रही है। अमेरिका की अति दक्षिण पंथी संस्था जो है उसने हमारे यहाँ के शासन व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है अपनी रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट उन्होंने हमारे लिए, अपने कांग्रेस के लिए बनाया, अपनी सरकार को देने के लिए बनाया उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चे पर तो जो है सो अपनी जगह है, लेकिन गवर्नेंस के मुद्दे पर भी कितने झमेले हैं आप सहज ही अनुमान कर सकते हैं। अभी 2025 जानने को आया। जी 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 25 जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। 26 नया साल आ रहा है। अच्छा, एक अंतिम टिप्पणी और चाहूंगा कि जो इस तरह से पूरा एक जो माहौल बनाया जा रहा है, बल्कि माहौल को बहुत ही ऊंचे स्तर पर लिया जा रहा है नफरत के, तो ऐसे में जो नागरिक समाज है, जो ऐसे राजनीतिक दल हैं या सामाजिक संगठन है जो सद्भाव में विचारधारा को पोषित लगातार करते हैं या सद्भाव की बात करते हैं ईमानदारी से, तो क्या उन सबको अपने आपसी मतभेद छोड़कर क्या एक साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर खड़ा होना पड़ेगा? तमाम राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं आपके, सबके अलग अलग विचारधारा हो सकती हैं, लेकिन अगर सद्भाव ही बिगड़ गया देश का, समाज का, तो बड़ा खतरा हो जाएगा देश की एकता के लिए, सद्भाव के लिए। तो वैसे में पूरे नागरिक समाज को, पूरी राजनीतिक जमात को जो इस विचारधारा के, नफरती विचारधारा के खिलाफ है, क्या उसको एक साथ आना चाहिए? इस समय की आवश्यकता है ये? अगर देर करेंगे तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो सवाल है ये काफी गंभीर है। एक साथ आना चाहिए, एक साथ न भी आए, मुद्दे के साथ रहे ना, उसका कोई एक साथ आने का मतलब ये हुआ कि संगठित हो, आगे कोई हो पीछे कोई हो। तो हाल के जितने आंदोलन दिखे हैं उसमें आगे पीछे कोई नहीं होता है। जेनजी का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है। कल भी प्रधानमंत्री ने जेनजी का उल्लेख किया एक सभा में। तो जेनजी जो आंदोलन होता है, जो कहा जाता है, वो क्या होता है? वो कोई किसी सांगठनिक आधार पर होता नहीं है। अब किसी एक नेता के पीछे जाकर खड़े हो जाए ऐसा तो होता नहीं। होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। तो लोग एक नेता के पीछे या किसी के पीछे जाकर खड़े हो नहीं हो, 5 साल में वोट होगा तब का इंतजार करें या क्या करें? तो लोग कैसे क्या करेंगे ये लोगों को तय करना है।
उनको अपने विवेक का मामला है। तो अगर वो सामने देखते हैं तो किसी के, वो अपने साथ तो हो लें पहले। अगर हम अपने साथ नहीं है तो हम किसी के साथ नहीं हो सकते। भाई ट्रेन में यात्रा तो करते होंगे, हवाई जहाज पर भी करते होंगे, तो उसमें हजारों लोग रहते हैं, 40-50 आदमी बस में भी रहते हैं। लेकिन कोई पूछता है आपसे कि भाई कितने लोग आए, कितने लोग आए हैं वहां से, तो आप बोलेंगे मैं तो अकेला हूं जी, मैं अकेला आया हूं। जबकि बस में और 25 लोग थे, बस में और 25 लोग थे, लेकिन आप कहेंगे मैं अकेला हूं, क्योंकि बस माध्यम है, लक्ष्य लोगों के अलग अलग हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं बस खराब हो जाए तो सभी लोग एक साथ हो जाएंगे, बोलने लगेंगे कि बस खराब क्यों हो गई, वैकल्पिक व्यवस्था करो। तो प्रयोजन अलग अलग हैं, लेकिन उस अलग अलग प्रयोजन के बावजूद लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के एक साधन के हिसाब से लोग चलते हैं, और यही साथ आना है। ये जो इतने लोग आज बस में हैं, मैं जब अभी आ रहा था, इन सालों ने कहीं सभी लोग तो अभी जो मैं आ रहा था बस में, तो जितने सारे सवारी थे सभी कोई मीटिंग करके एक जगह बैठ करके उन्होंने आपस में तय नहीं किया था कि हमको फला तारीख को इतना बजे के बस से हाँ इतने लोगों को जाना है, उन्होंने तय नहीं किया था। अभी जब मैं बस से आया तो सारे जो लोग 30-40 आदमी जो भी बस में रहे थे, उन्होंने कहीं मीटिंग नहीं की थी कि इतने तारीख को हमें जाना है, इस बस से इतने समय में जाना है। लोगों के अपने अपने उद्देश्य थे, अपने अपने लक्ष्य थे, दिशा एक थी और बीच का गंतव्य एक था। तो उसी प्रकार कोई किसी के पीछे नहीं आया था। उसी प्रकार आजकल आंदोलनों का स्वरूप है कि अगर रास्ता हमको जाना है, अगर गाड़ी खराब हो गई या गाड़ी में व्यवस्था नहीं है ठीक, तो हमको उस गाड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है। लेकिन यात्रा अकेले अकेले ही कीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो कैसे ये होगा, लोग कैसे, यही लोगों को लगता है कि यही मुझे लगता है कि आपका कुछ तकनीकी आवाज भी कर रहा, मुझे लगता है पूरा हो गया, विराम के आवाज नहीं आ रही। म्यूट नहीं है लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ गई? हाँ अभी आई। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी चर्चा थी आज, और आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे विषय को परिभाषित भी किया, बताया कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इस पर रोकथाम नहीं लगाई गई। इस पर तमाम तरह की जो बातें आपने कही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समाज को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम इस तरह की अगर प्रवृत्ति बढ़ती रही तो वह किधर देश को ले जाएगी, देश की एकता के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है, देश के सद्भाव के लिए कितना बड़ा नुकसान, ये पूरा विचार कर सकता है भारत का। और इन्हीं बातों से चर्चा को विराम देते हैं, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शक चर्चा पसंद भी आएगी, और मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्तों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे वैसे आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन से दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। एक आग्रह और हमारा कि आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आप सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। साथ ही आप जो ज्वाइन का बटन है नीचे, उस पर ज्वाइन पे क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका सहयोग। आपके सहयोग के द्वारा ही हम आगे बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ने में सफल हो पाते हैं। और साथ ही समाज इंडिया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं, और सभी अपनों को हमारे चैनल लिंक भी शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने में सफलता मिलती है, हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।